हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका पार्ट नंबर 16 है ना। 1000 गोल्डन रूल्स का पार्ट नंबर 16 है। और ये एडजेक्टिव हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जो लोग नए हैं, आप अगर टेलीग्राम यूज़ करते हो तो वहाँ पर सर्च करना त्रिगीतम, आपको एक ग्रुप मिलेगा त्रिगीतम 4am क्लब, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और जिन्हें भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे, मैं आपको बताऊँगा कि क्या उसके प्रोसीजर हैं ज्वाइन करने के और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। आप वहाँ सब कुछ देख पाओगे। अब ज़रा बात करते हैं कि हम लोग कहाँ तक देखे थे पिछले क्लास में। 235 नंबर क्वेश्चन तक, रूल तक, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 235 235 तक देखे थे, यहाँ तक। ठीक है। पिछले क्लास में अगर आप नोटिस करोगे कि लास्ट क्वेश्चन जो था कि इसमें कितने एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव कैसे पहचानते हैं, है ना, और इसमें क्या एरर है। अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ गए होगे तो मैं गारंटी कह सकता हूँ कि इसमें जो भी सिखाया गया था आपको, रूल, जितने सारे रूल्स थे वो सब कुछ सीख गए होंगे। अब ज़रा बात करते हैं हम लोग आज के क्लास के बारे में। आज का क्लास है आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में। ज़रा देख लो। डिग्री ऑफ कंपैरिजन आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, है ना। पॉजिटिव डिग्री जिसमें बिल्कुल कंपेयर नहीं होता किसी से। फिर कंपैरेटिव डिग्री जो दो चीज़ों के बीच कंपेयर किया जाता है। और सुपरलेटिव डिग्रीज जो दो से अधिक के बीच कंपेयर किया जाता है ना। जैसे मैं एग्जांपल दिया था, वैसे एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ पहले भी, कंप्लीट चैप्टर। लेकिन उससे कुछ चीज़ों को यहाँ पर एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं। अब देखते भी होंगे, अगर जो पुराने स्टूडेंट हैं उसको पता चला होगा कि पुरानी वीडियो से इसमें कुछ, मतलब इस सीरीज़ वाले एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव के इस वाले सीरीज़ में आप कुछ नए नए चीज़ों को देख पा रहे होंगे। तो जैसे उसमें एग्जांपल लिया था, वही एग्जांपल फिर से ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं बोला था कि गरिमा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। गरिमा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल जो है, गरिमा से हम किसी दूसरे का कंपेयर नहीं कर रहे। और यहाँ पर मतलब ये जो यहाँ पर ब्यूटीफुल था, ये पॉजिटिव डिग्री में था। और दो लोगों के बीच कंपेयर कर रहे थे, जैसे कि गरिमा इज़ बेटर देन गौरी, है ना। गरिमा इज़ बेटर देन गौरी, मतलब गरिमा और गौरी के बीच हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो बेटर यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री आ गया। और सुपरलेटिव, सुपरलेटिव का मतलब दो से अधिक लोगों के बीच जब कंपेयर करते हैं। और फिर चीज़ों के बीच, जैसे कि गरिमा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, है ना। इसका क्या अर्थ हुआ कि क्लास में जितने सारी गर्ल्स हैं उसमें से गरिमा जो है वो मोस्ट ब्यूटीफुल है। तो मोस्ट ब्यूटीफुल यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, जो कि दो से अधिक चीज़ों के बीच और फिर दो से अधिक व्यक्तियों के बीच यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है ना। अब यहाँ पर डिग्री जो होता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो होता है, ये एडजेक्टिव्स के भी होते हैं, एडवर्ब्स के भी होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे। ऐसा नहीं कि एडवर्ब के आपको दिख गए सुपरलेटिव डिग्री और फिर कंपैरेटिव डिग्री तो आप कहोगे कि सर सिर्फ एडजेक्टिव में पढ़ा था। तो ऐसी बातें नहीं है, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स दोनों के डिग्रीज होते हैं। अब ज़रा बात करते हैं 236 रूल में क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि कंपैरिजन के लिए कम से कम दो व्यक्तियों और फिर दो वस्तुओं का होना ज़रूरी है, कम से कम, है ना। और अगर दो ही लोग हैं मिनिमम, तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री होता है। और दो से अधिक के बीच अगर कंपेयर किया जा रहा है किसी को, तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री होता है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स को। और इससे नेक्स्ट जो भी रूल है, मतलब 236 के बाद 237 है। 237 में आप देखोगे कि इसमें भी क्या क्या, मतलब एक कह सकते हो कि ग्रामर के जितने सारे रूल्स होते हैं उसके कुछ ना कुछ क्या होता है, उसको मतलब कुछ ऐसा भी कॉन्सेप्ट होता है जो उसको काट देता है ना। तो उस रूल को ही देखेंगे 237 में, कि यहाँ पर जो बताया गया कि कंपैरिजन के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। लेकिन कई बार आप देखोगे कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं है ना, फिर भी कंपैरिजन का वहाँ पर भाव क्रिएट हो रहा है। कैसे हो रहा है सब कुछ देखेंगे। उसको ग्रामेटिकल टर्म में क्या कहा जाता है वो भी देखेंगे। अब ज़रा देखो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर है आई डिडंट बाय द फ़ोन बिकॉज इट वॉज कॉस्टलियर। अब यहाँ पर देखो, अब फ़ोन की बात कर रहे हो, है ना, फ़ोन ख़रीदने की बात कर रहे हो कि मैं फ़ोन नहीं खरीद पाया क्योंकि ये कॉस्टलियर था। अब भाई कॉस्टलियर यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि कंपैरेटिव डिग्री में आया है। तो बिल्कुल ही यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब दो फ़ोन के बीच कंपेयर नहीं कर रहे हो, कोई एक ही फ़ोन है यहाँ पर, है ना। तो कॉस्टलियर कैसे होगा। कंपैरिजन के लिए कम से कम दो चीज़ों का होना ज़रूरी है ना। अब दो चीज़ का यहाँ पर है ही नहीं कंपैरिजन।
तो आप कॉस्टलियर कैसे करोगे, इसको काट के आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्टली करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कंपैरिजन तो है ही नहीं, और कंपैरिजन नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री ना कि कंपैरेटिव डिग्री। आगे देखते हैं फिर से, यहाँ पर है इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू विन द मैच बिकॉज धोनी इज स्कोरिंग फास्टर। अब देखो यहाँ भी फास्टर का जो इस्तेमाल हुआ है, फास्ट क्या है आपका, एक तरह से कह सकते हो कि एडवर्ब है ना। क्यों एडवर्ब है, क्योंकि ये स्कोरिंग के बाद आया है। स्कोरिंग क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद जो आया है ये एडवर्ब है ना। इसकी विशेषता बता रहा है स्कोरिंग की। अब जरा सोचने वाली बात है, कॉस्टली तो यहाँ पर चलो क्या था, एडजेक्टिव, और यहाँ पर फास्टर आपका क्या है, एडवर्ब। अब देखो यहाँ पर क्या हम धोनी का जो स्कोर है, वो जो धोनी स्कोर कर रहे हैं, कितने फास्ट कर रहे हैं, ये किसी दूसरे व्यक्ति से कंपेयर हो रहा है क्या, यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति के स्कोरिंग जो है उसके रफ्तार से, धोनी के रफ्तार से कंपैरिजन किया जा रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। फिर दो व्यक्तियों के बीच भी यहाँ पर कंपैरिजन नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ पर फास्टर कैसे दोगे, नहीं दे सकते, है ना, नहीं दे सकते। इसका मतलब यहाँ फास्टर को काट करके आपको फास्ट करना पड़ेगा। फास्ट की जगह पर आप वेरी फास्ट भी लिख सकते हो, वेरी फास्ट भी, है ना। वेरी फास्ट आपका कंपैरिजन शो नहीं कर रहा, ना ही फास्ट कर रहा है, ना ही वेरी फास्ट, लेकिन फास्टर तो यहाँ पर बता रहा है ये कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही क्या है, गलत है ना। चलिए, तो इतना समझ गए कि कंपैरिजन के लिए कम से कम मिनिमम दो व्यक्तियों या फिर दो चीज़ों का होना आवश्यक है ना। अब जरा देखो क्वेश्चन इसके बेस पर किस तरीके से पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन आपके एसएससी में, क्या है क्वेश्चन यहाँ पर पूछा, कंप्यूटर्स गिव अस एन ईजियर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर ईजियर का इस्तेमाल हुआ है ना, कंप्यूटर्स के बारे में। तो आप कंप्यूटर्स को किसी दूसरे कंप्यूटर से क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो एक तरह से, अगर ईजियर लिखा हुआ है तो। लेकिन कंपैरिजन तो है ही नहीं, सारे कंप्यूटर्स के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पर कंपैरिजन का तो भाव है ही नहीं। अगर भाई यहाँ पर कंपैरिजन नहीं किया जा रहा तो ईजियर कैसे लिखोगे, इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, ईजी लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर लिखोगे कंप्यूटर्स गिव अस एन ईजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, करेक्ट। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर द कार फ्लू ऑफ द रोड एंड फेल इनटू द वैली बिकॉज अमित वॉज ड्राइविंग फास्टर। अब अमित जो ड्राइविंग कर रहा था फास्टर, तो अमित का किसी से कंपैरिजन किया जा रहा है क्या, बिल्कुल नहीं किया जा रहा है ना। अब ये नहीं किया जा रहा तो यहाँ पर फास्टर आप कैसे लिखोगे, फास्टर को काट करके क्या करना पड़ेगा, फास्ट या फिर वेरी फास्ट, है ना, दो ही चीज़ लिख सकते हो। तो यहाँ पर होगा अमित वॉज ड्राइविंग फास्ट और फिर अमित वॉज ड्राइविंग फास्ट वेरी फास्ट, है ना। दोनों में से किसी को लिख सकते हो, लेकिन फास्टर नहीं लिख सकते, क्योंकि अमित के ड्राइविंग से किसी दूसरे के ड्राइविंग से हम क्या नहीं कर रहे, यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर रहे। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, है ना। और 237 देख लो कि इस रूल को काटने वाला क्या है। यहाँ पर एक रूल कहता है जिसको कहते हैं ग्रामर में इम्प्लाइड कंपैरिजन, है ना। इम्प्लाइड का मतलब होता है उसमें निहित होता है, आपको पता नहीं चल रहा होता डायरेक्टली। मतलब मान लिया जाए मिनिमम 2 यूनिट का होना आवश्यक है ना, 2 यूनिट का होना आवश्यक है जब हम कंपेयर करते हैं किसी को। लेकिन इम्प्लाइड कंपेरिजन में होता है कि जो जिसके बीच कंपेयर किया जा रहा है वो सारी चीज़ें या फिर वो सारे व्यक्ति क्या होते हैं, वहाँ पर इम्प्लाइड होता है, यानी कि वहाँ पर इनडायरेक्ट होता है, पता नहीं चल रहा होता है साफ साफ ये 2 यूनिट का, है ना, 2 यूनिट या 2 से ज़्यादा यूनिट का वहाँ पर पता नहीं चल रहा होता है कि कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन उसमें निहित होता है, वो अंडरस्टूड होता है। वो अंडरस्टूड कैसे होता है, सेंटेंस को पढ़ने से आपको पता चलेगा कि वो चीज़ क्या है, अंडरस्टूड है ना, वो पता चल ही जाएगा। ये थोड़ा सा एक लेवल ऊपर की चीज़ है। क्यों, क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको अपनी समझ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखना कैसे समझ का इस्तेमाल करोगे, और बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस से सब कुछ समझ क्रिएट किया जा सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा एक वास्ट कॉन्सेप्ट भी है, इसमें बहुत तरीके के स्ट्रक्चर आते हैं। उतना आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, जितना मैं समझाऊँ, है ना, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ जाओगे, बहुत आसान तरीके से समझ जाओगे। और जितना जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब मैं करा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर बोला है कि लेकिन कई बार दो व्यक्ति या वस्तु ना होने पर भी कंपैरिजन का बोध होता है। वो सेंटेंस पढ़ के ही आपको ये बोध क्रिएट हो जाता है, वहाँ पर वो समझ क्रिएट हो जाता है कि यहाँ पर क्या है, कंपैरिजन किया जा रहा है, जिसको कहते हैं इम्प्लाइड कंपैरिजन। यह खास करके सुपरलेटिव डिग्री में आपको देखने को मिलेगा। तो सुपरलेटिव कहने का क्या मतलब है कि 2 से अधिक लोगों के बीच कंपेयर हो रहा होगा, है ना।
ऐसा अक्सर सुपरलेटिव डिग्री में ही देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। क्या है ये? लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अब बताओ, यहाँ पर पता चल रहा है कि किसी से कंपेयर किया जा रहा है लाफ्टर को। लाफ्टर का मतलब हंसी होता है ना। हंसी जो है एक बेस्ट मेडिसिन है, हंसना चाहिए हर किसी को। अब जरा देखो, क्या लाफ्टर को किसी दूसरे मेडिसिन से यहाँ पर कंपेयर किया गया है? तो डायरेक्टली लाफ्टर और दूसरे यूनिट जो है यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ लाफ्टर दिया गया है ना। लेकिन अगर आप इसको पलट करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लाफ्टर का जो कंपैरिजन है ये उन बाकी मेडिसिन से कंपेयर किया गया है। मतलब जितने भी सारे मेडिसिन हैं, जितने भी अच्छे मेडिसिन हैं, उसमें से लाफ्टर जो है ये बेस्ट है ना। तो सारे मेडिसिन से इसका क्या किया गया है? कंपैरिजन किया गया है। तो इसमें निहित है ये, ठीक है। मतलब इस सेंटेंस को एक दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है ना कि अमंग ऑल दोज मेडिसिन्स लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, कहा जा सकता है ना। तो कहा जा सकता है मतलब कि इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो सारे मेडिसिन से लाफ्टर को एक तरह से इनडायरेक्टली क्या किया गया है? कंपैरिजन किया गया है ना। इसलिए यहाँ पर द बेस्ट का इस्तेमाल हुआ है, कंपेयर किया गया है एक तरह से। तो इस तरीके से आपको भाव को वहाँ पर देखना पड़ेगा, है ना, तब आप समझ पाओगे। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बस एक ही एग्जाम्पल को अभी दिमाग में रख सकते हो। और यहाँ पर क्या है? इम्प्लाइड कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट है। इसमें यह है कि सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्टली वो यूनिट तो मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आपको पता चल रहा होगा कि बाकी चीज़ों से इसका कंपैरिजन किया गया है। क्लियर? अब बात करते हैं आगे। यहाँ पर दिया कुछ सुपरलेटिव डिग्री के पहले द के जगह पर ए या फिर एन दिखाई देगा। अब भाई सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का ही तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई जगह आपको ए और एन भी नज़र आएगा, तो उसको आप गलत मत समझ लेना, ठीक है, कि ए और एन कैसे आ गया सुपरलेटिव डिग्री के पहले। तो मैं बता देता हूँ कि अगर वहाँ पर सेंस पकड़ना पड़ेगा आपको कि उस मीनिंग का जो सेंस है जिसमें सुपरलेटिव डिग्री के पहले ए या फिर एन का इस्तेमाल हुआ है, उसका सेंस किस चीज़ का आ रहा है। अगर वो सुपरलेटिव डिग्री का आ रहा है सेंस, तो वहाँ पर द का इस्तेमाल होगा। और उस सुपरलेटिव डिग्री से आपको सेंस पकड़ में आ रहा है कि वो वेरी का सेंस देता है, बहुत का सेंस देता है, तब वहाँ पर ए और एन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा तब होगा जब कंपैरिजन नहीं हो रहा होगा। अगर कंपैरिजन हो रहा होगा तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का भी इस्तेमाल हम किस में करते हैं? कंपैरिजन करने में इस्तेमाल करते हैं। दो से अधिक चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं? कंपैरिजन करने के लिए सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वैसे सेंटेंस जहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो रहा होगा, फिर भी वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री के कुछ वर्ड इस्तेमाल किए गए होंगे और उसके पहले द ना हो करके ई और एन आपको दिखाई पड़ेगा, और उसका सेंस क्या आ रहा होगा? वेरी का सेंस आ रहा होगा। तो दो पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। एक तो कि उसका सेंस आ रहा होगा वेरी का, तब ई और एन वहाँ पर करेक्ट होगा। दूसरा कि वहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो रहा होगा। दोनों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। खास करके आपको ये दोनों वर्ड देखने को मिलेंगे, ए मोस्ट भी सही है, ए बेस्ट भी सही है, करेक्ट। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान में रखोगे। जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ कि रजनीश इज ए मोस्ट पोलाइट पर्सन, है ना, रजनीश इज ए मोस्ट पोलाइट पर्सन। अब जरा देखो, रजनीश का किसी दूसरे पर्सन से कंपैरिजन हो रहा है? नहीं हो रहा, तो एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है। दूसरा चीज़ कि क्या यहाँ पर ए मोस्ट जो है ये वेरी का सेंस दे रहा है? देखो कैच करके, यहाँ पर बोला है रजनीश जो है वो बहुत ही पोलाइट पर्सन है ना। रजनीश इज वेरी पोलाइट पर्सन, ये तो क्लियर आपको दिख रहा है कि वेरी का सेंस यहाँ पर ए मोस्ट दे रहा है। तो ए मोस्ट से वेरी का अगर सेंस आ रहा है तो यहाँ पर बिल्कुल ये करेक्ट है। इसके पहले द नहीं लगाओगे, द लगाते तो गलत हो जाता। द लगाते तो क्यों गलत हो जाता? क्योंकि द मोस्ट कहने का मतलब है कि रजनीश को बाकी लोगों से क्या किया गया है? कंपेयर किया गया है। लेकिन वैसे सेंटेंस में तो कोई भाव है ही नहीं, वैसा कोई इंडिकेशन है ही नहीं किसी वर्ड से कि वो पता चले कि रजनीश को बाकी लोगों से कंपेयर किया गया है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर ध्यान देना कि ए मोस्ट देखते ही आपको गलत नहीं मान लेना है। दो चीज़ कैच करना है कि क्या ये किसी से कंपेयर किया गया, इसको नहीं किया गया, पहला कंडीशन फुलफिल। दूसरा कंडीशन ये कि क्या ये वेरी का सेंस दे पा रहा है? अगर वेरी का सेंस दे पा रहा है तो ये बिल्कुल ही ए मोस्ट करेक्ट होगा। और देखो रजनीश इज अ वेरी पोलाइट पर्सन, है ना, तो यहाँ पर वेरी का सेंस आपका आ रहा है। क्लियर? तो मोस्ट से यहाँ पर क्या आ रहा था? वेरी का सेंस आ रहा था। फिर देखो आगे, अगर इसमें हम कर देते हैं कि रजनीश इज अ मोस्ट पोलाइट पर्सन इन दिस कंपनी, तो इन दिस कंपनी मतलब इस कंपनी में जितने पर्सन हैं उसमें से रजनीश को क्या किया गया है? कंपेयर किया गया है। तो कंपैरिजन का अगर भाव आ रहा है तो ए मोस्ट आपको नहीं लिखना पड़ेगा, उस जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? द मोस्ट। क्यों भाई?
क्योंकि कंपेयर किया गया है, वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का भाव क्रिएट हो रहा है ना, तो वहाँ पर द लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ लिखना पड़ेगा रजनीश इज द मोस्ट पोलाइट पर्सन इन दिस कंपनी, और ये फर्स्ट सेंटेंस में इन दिस कंपनी नहीं था, है ना, तो वहाँ पर कंपैरिजन का भाव नहीं पता चल रहा था। समझ गए? फिर से दोहरा देता हूँ, यहाँ पर ए मोस्ट इसलिए करेक्ट है क्योंकि पहली बात कि इसको कंपेयर नहीं किया गया है किसी दूसरे पर्सन से, दूसरी बात कि मोस्ट का यहाँ पर भाव क्रिएट हो रहा है वेरी का, इसलिए ये सही था। यहाँ पर जो है ये कंपनी में बाकी पर्सन से रजनीश को क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। तो कंपैरिजन के भाव में अगर वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का भाव क्रिएट होता है ना, बाकी लोगों से, दो से अधिक लोगों के बीच अगर हम कंपेयर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर द का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए को हटा करके द लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो वहाँ होगा रजनीश इज द मोस्ट पोलाइट पर्सन इन दिस कंपनी। दूसरा चीज़ देखो, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल, रजनीश इज मोस्ट पोलाइट पर्सन विथ हिज कलीग। अब यहाँ पर ना मोस्ट के पहले ए आया है ना द, फिर भी ये कैसे करेक्ट है भाई? सोचने वाली बात है ना। अब ज़रा देखो, अब बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा, है ना। बहुत लोग पता नहीं बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ाते आ रहा हूँ, छोटे छोटे रूल्स जो बीच बीच में बताए हूँ वो आपको ध्यान में है कि नहीं, लेकिन देखो यही सारे वो सारे कॉन्सेप्ट काम आने वाले हैं। ए और द यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया गया मोस्ट के पहले, उसके बावजूद भी ये सेंटेंस बिल्कुल ही करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? सबसे पहली बात कि ए और द का क्या मतलब होता है, ए एंड द और फिर दूसरे जितने सारे आपके होते हैं डिटरमिनर, है ना। तो डिटरमिनर का क्या काम होता है? डिटरमिनर इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है कि इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। अब भाई कोई ना कोई नाउन आएगा, तो बताओ मोस्ट जो है, मोस्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है? पोलाइट को, है ना। पोलाइट क्या है भाई? एडजेक्टिव है। अब जरा देखो, मोस्ट पोलाइट के बाद क्या कोई नाउन आया है क्या? मोस्ट पोलाइट के बाद कोई नाउन आया है? तो कहोगे कलीग्स आया है, तो भाई कलीग्स आया है हिज के लिए, तो हिज भी आपका क्या है? हिज भी आपका पजेसिव डिटरमिनर है, पहले भी बता चुका हूँ, है ना। तो हिज के बाद कलीग्स आया और ये हिज का नाउन है, ये मोस्ट पोलाइट का नाउन नहीं है। अगर मोस्ट पोलाइट का नाउन इसके बाद नहीं है, तो इसके पहले कोई डिटरमिनर का इस्तेमाल क्यों करोगे? कितने लोग समझे भाई? ज़रा कमेंट में बता सकते हो इस चीज़ को, कि क्या आपको पता चल रहा है कि मोस्ट पोलाइट के पहले हम डिटरमिनर का इस्तेमाल क्यों नहीं किए? क्योंकि अगर डिटरमिनर का इस्तेमाल करते तो इसके बाद नाउन का होना ज़रूरी था। अगर नाउन है ही नहीं, तो ए और द का इस्तेमाल क्यों करोगे यहाँ पर? बात में समझ में आई? क्योंकि ए, एन और द का इस्तेमाल है, और फिर कोई भी ऐसा डिटरमिनर है उसके बाद तो नाउन का आना ज़रूरी होता है। तो हीज के लिए यहाँ पर कलीग्स था, लेकिन मोस्ट पोलाइट के बाद यहाँ पर कोई भी नाउन नहीं था। अगर कोई नाउन नहीं था तो इसके पहले हम किसी डिटरमिनर का इस्तेमाल कैसे करेंगे? बात समझ में आ रही है ना। जैसे देखो, यहाँ पर ए था, डिटरमिनर ए था, तो इसके लिए नाउन कौन आया? पर्सन, और पर्सन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? पोलाइट और मोस्ट। मोस्ट खैर पर्सन को नहीं कर रहा है, ध्यान देना एक चीज़, मोस्ट जो है ये पर्सन को क्वालिफाई नहीं कर रहा। ये भी मैं पहचानने के लिए आपको बताया था कि कौन एडजेक्टिव और कौन एडवर्ब है। पोलाइट पर्सन होता है, मोस्ट पर्सन नहीं होता। लेकिन मोस्ट किसको कर रहा है क्वालिफाई? पोलाइट को। मोस्ट पोलाइट, कितना पोलाइट? मोस्ट पोलाइट। बात समझ रहे हो? तो मोस्ट जो है ये पर्सन को क्वालिफाई नहीं कर रहा, ये कर रहा है पोलाइट को। तो मोस्ट एक तरह से क्या है, यहाँ पर एडवर्ब का काम किया है, जो कि पोलाइट एक एडजेक्टिव है जिसको क्वालिफाई कर रहा है। समझ गए? तो यहाँ पर अगर कोई नाउन है ही नहीं इसके बाद, तो इसके बाद अगर कोई नाउन नहीं है, तो यहाँ पर ए, एन और द का प्रयोग कैसे कर दोगे? इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल ही क्या है, अपने आप में करेक्ट है। क्लियर? आगे देखते हैं। मतलब ये बीच में कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया कि इस चीज़ को अगर ऐसे भी दिख गया, मोस्ट के पहले ए और एन नहीं भी है, उसके बावजूद भी ये कैसे करेक्ट है, कैसे समझोगे? तो इस चीज़ को भी नहीं भूलना है आपको। फिर है दिस इज़ अ बेस्ट फिल्म। अब देखो, दिस इज़ अ बेस्ट फिल्म, ये भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ए बेस्ट जो है यहाँ पर बेस्ट जो है ये वेरी गुड का सेंस दे रहा है। देखो, सोच करके देखो कि यह फिल्म जो है ये वेरी गुड है। दिस इज़ अ वेरी गुड फिल्म, है ना। तो बेस्ट का यहाँ पर सेंस जो निकल रहा है, ये वेरी का निकल रहा है। दिस इज़ अ वेरी गुड का सेंस निकल रहा है किससे? बेस्ट से। तो दिस इज़ अ वेरी बेस्ट फिल्म, दिस इज़ अ वेरी गुड फिल्म, है ना। तो वेरी गुड का यहाँ पर सेंस निकल रहा है, इसलिए बिल्कुल ही करेक्ट है, और इसके पहले ए का आना भी बिल्कुल ही करेक्ट है। और क्या इस फिल्म को किसी दूसरे फिल्म से कंपेयर किया गया है? नहीं किया गया है। तो दोनों पॉइंट्स यहाँ पर आपके फुलफिल हो रहे हैं। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँगा। और भाई नहीं समझ पा रहे हो इतने आसान से लैंग्वेज में, तो मुझे लगता है कि मुश्किल है फिर आपके लिए ग्रामर समझना। फिर से दोहरा देता हूँ
रूल को यहाँ पर कह रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड आपको कहीं कहीं नज़र आ जाएंगे, उसके पहले द नहीं होगा और ए और एन होगा, लेकिन फिर भी ये सही होगा। कब? जब वहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा होगा और उसका सेंस वेरी का निकल रहा होगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक और है, कब यहाँ पर भी ए लगा हुआ है, फिर क्यों गलत है? दिस इज अ बेस्ट फिल्म अमंग द फिल्म्स आई हैव सीन, इसलिए भी क्योंकि वो जितने सारे आप फिल्म्स देखे हो उससे कंपेयर किया जा रहा है दिस वाले फिल्म से, है ना। तो अगर यहाँ पर कंपैरिजन का बोध क्रिएट हो रहा है तो अ बेस्ट कैसे लिखोगे? यहाँ पर लिखना पड़ेगा द बेस्ट। समझ रहे हो बात को? अ बेस्ट कब होता? जब वहाँ पर कंपैरिजन का बोध नहीं होता और उसका सेंस वेरी निकल रहा होगा। तो बेस्ट का सेंस निकलेगा वेरी गुड का और मोस्ट का निकलेगा सिंपली वेरी का। समझ रहे हो बात को? तो खास करके आपको देखने को मिलेगा अ मोस्ट, अ बेस्ट, ये दोनों देखने को अक्सर मिलेगा आपको। ठीक, अब बात करते हैं 239 नंबर में। मोस्ट से रिलेटेड है। देखो बाकी सारे रूल्स में मोस्ट से ही कर दिया हूँ, क्योंकि मोस्ट से पहले कई बार ए दिख जाता है तो आप गलत कर देते हो, लेकिन यहाँ पर क्यों गलत नहीं करोगे ये अभी समझा दिया। कई बार द होगा, कब होगा ये अभी समझाऊंगा। कई बार क्या होगा कि मोस्ट के पहले ए और द का इस्तेमाल नहीं हुआ, जो कि आप इस सेंटेंस में देख लिए, क्योंकि ए और द का इस्तेमाल होता था कब? जब उसके बाद कोई नाउन आ रहा होता। फिर पता चलता है कि कई बार लगा भी सकते हो द, कई बार नहीं भी लगा सकते। कब नहीं लगा सकते और कब लगा सकते हो ये भी देखने वाले हैं। तो मोस्ट के सारे यहाँ पर फंडा हम क्लियर कर लेंगे एक साथ। यहाँ पर बोल रहा है कि मोस्ट का अर्थ अगर अधिकांश होता है, इसका अर्थ अगर अधिकांश होता है मतलब बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो इसमें से मोस्ट का मीनिंग निकल रहा होगा अधिकतर का, है ना, अधिकांश का। तो समझ जाना कि इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते। इस पॉइंट को मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ इस सीरीज में भी और पहले भी जब भी मैं ग्रामर पढ़ाया हूँ। जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ कि द मोस्ट पीपल लव फिजिकल कंफर्ट, कि अधिकांश लोग हैं, है ना, अधिकांश का सेंस दे रहा है यहाँ पर मोस्ट, कि अधिकांश लोग जो हैं ये फिजिकल कंफर्ट से प्यार करते हैं। फिजिकल कंफर्ट हर किसी को चाहिए होता है। तो यहाँ पर अधिकांश का सेंस दे रहा है कि नहीं? दे रहा है कि अधिकांश लोग फिजिकल कंफर्ट को पसंद करते हैं, है ना। तो अधिकांश का अगर यहाँ पर सेंस दे रहा है तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करना है। क्लियर? तो यहाँ से आपको द हटा करके सिंपली लिखना पड़ेगा मोस्ट पीपल लव फिजिकल कंफर्ट। समझ गए बात को? कब नहीं लगाना है द मोस्ट के पहले। फिर देखो मोस्ट के पहले द का इस्तेमाल सुपरलेटिव डिग्री में ज़रूरी होता है। सुपरलेटिव मतलब यहाँ पर क्या है? कंपैरिजन किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखो पिछले इस यहाँ पर क्या यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है? किसी से नहीं किया जा रहा। यहाँ पर मोस्ट का मतलब ही निकल रहा है अधिकांश, किसी एक पर्सन को दूसरे पर्सन से या फिर किसी एक पर्सन को बाकी बहुत सारे लोगों से कंपेयर यहाँ पर नहीं किया जा रहा। यहाँ पर अधिकांश का सेंस निकल रहा है ना, तो कंपैरिजन तो है नहीं, तो सुपरलेटिव डिग्री द का इस्तेमाल कैसे करोगे? समझ गए बात को? तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि मोस्ट के पहले द का इस्तेमाल सुपरलेटिव डिग्री में ज़रूरी होता है। जैसे हु इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, मतलब क्लास में जितने सारे स्टूडेंट हैं उसमें से पूछा जा रहा है हु इज़ द मोस्ट, है ना। तो यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है हु को बाकी क्लास में जितने सारे स्टूडेंट हैं उससे, जिसके बारे में पूछा जा रहा है उससे कंपैरिजन किया जा रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो यहाँ तो साफ साफ क्लियर है कि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का बोध हो रहा है। अगर सुपरलेटिव डिग्री का बोध हो रहा है तो मोस्ट के पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा? हु इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। क्लियर? आगे का रूल है, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि मोस्ट का यूज हम एडवर्ब के रूप में भी करते हैं। और कब करते हैं? वर्ब के बाद। और तब मोस्ट के साथ हम द लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, ये आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। क्लियर? जैसे यहाँ पर बोल रहा है वॉट आई लाइक द मोस्ट इज योर आइस, है ना, बिल्कुल ही प्यार बरस रहा है भाई। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ वो तुम्हारी आंखें हैं, है ना, यही कहा जा रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो ये मोस्ट जो है कैसे पहचानेंगे कि एडवर्ब की तरह काम किया है? तो देखो लाइक एक वर्ब है और लाइक वर्ब के बाद अगर हम यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं किसका? एक एडवर्ब का, है ना। अगर एक एडवर्ब का इस्तेमाल किए हैं तो बता सकते हो कि क्या इसके पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं? कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो समझ गए कि मोस्ट का इस्तेमाल यहाँ एडवर्ब की तरह हुआ है। और अगर यहाँ पर एडवर्ब की तरह हुआ है तो इसके पहले हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। दोनों तरीके से इसको लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर कह सकते हैं व्हाट आई लाइक मोस्ट इज योर आइज, व्हाट आई लाइक द मोस्ट इज योर आइज। तो दोनों तरीके से विदाउट द और विथ द दोनों का इस्तेमाल यहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट का इस्तेमाल एडवर्ब की तरह हुआ है। क्लियर? तो मोस्ट से रिलेटेड कितने सारे रूल्स देखे हम? 4 रूल देखे, है ना।
पहला कि अ मोस्ट भी आपका सही होता है कब, जब कंपैरिजन नहीं हो रहा होगा और इसका मीनिंग निकल रहा होगा वेरी का, है ना, वेरी का मीनिंग निकल रहा होगा मोस्ट का। दूसरी चीज़ हम देखें इससे रिलेटेड कि अगर सुपरलेटिव डिग्री का बोध हो रहा है तो द का इस्तेमाल आपको मोस्ट के पहले करना ही पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक। फिर देखें कि अगर ये एडवर्ब की तरह काम किया तो द का इस्तेमाल हम कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, कब, जब एडवर्ब का इस्तेमाल हो। फिर एक और देखें कि अगर इसका सेंस दे रहा है अधिकांश, अधिकांश का मीनिंग दे रहा है तो इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते, है ना। चलिए इतने सारे रूल हम देखें मोस्ट से रिलेटेड। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि कंपैरिजन दो चीज़ों के बीच नहीं होता, दो डिफरेंट चीज़ों के बीच नहीं होता, बल्कि दो समान चीज़ों के बीच होता है। मतलब एक नाउन को दूसरे नाउन से कर सकते हैं, एक एडजेक्टिव को दूसरे एडजेक्टिव से कर सकते हैं, एक प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन से कर सकते हैं। समझ रहे बात को। तो पार्ट ऑफ स्पीच भी सेम होने चाहिए, समझ रहे बात। तो दो डिफरेंट चीज़ों के बीच नहीं, मतलब एक कार को हम दूसरे पेन से कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पर समझो, एक चीज़ समझो, दो चीज़ों के बारे में बताया गया है और फिर दो क्वालिटीज़ हो सकता है, दो समान क्वालिटीज़ के बारे में। अब ज़रा देखो यहाँ पर, मान लिया जाए हम कार की तुलना हम एक पेन से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक कार को दूसरे कार से कर सकते हैं, एक पेन को दूसरे पेन से कर सकते हैं, लेकिन कार को पेन से नहीं कर सकते। लेकिन कई बार आपको देखने को मिलेगा कि कार के कलर को पेन के कलर से हम तुलना कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप ध्यान दोगे कि यहाँ पर कार और पेन में नहीं हो रहा, यहाँ पर कार के कलर और पेन के कलर से तुलना की जा रही है। बात समझ रहे हो। मतलब इन दोनों के क्वालिटीज़ के बारे में यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। तो वस्तुओं के बीच नहीं, यहाँ पर दो क्वालिटीज़ के बीच यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है। तो इस तरीके से कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन दो वस्तुओं के बीच कंपेयर नहीं किया जा सकता। उसके क्वालिटीज़ के बारे में, सिमिलर क्वालिटीज़ के बारे में कर सकते हैं। बात समझ गए। चलिए, तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है, इससे रिलेटेड काफ़ी देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है जो नोट करके लिखवाया हूँ, कि जो भी चेंज करना होगा वह देन और फिर एज के बाद आने वाले पार्ट में होगा, ना कि उसके पहले वाले पार्ट में। ये कौन से पॉइंट है भाई, इसको देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर क्या है, यहाँ बोला है कि राम हैज़ अ बिगर हाउस देन श्याम्स। अब देखो, राम हैज़ भी पॉसेसिव केस को बता रहा है, श्याम्स भी पॉसेसिव केस को बता रहा है। दो पॉसेसिव केस के बीच हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन गलत है, क्योंकि दोनों का फॉर्मेट लगभग सेम होना चाहिए, है ना। सेम, जैसे राम हैज़ है तो यहाँ लिखना पड़ेगा श्याम हैज़। क्या लिखना पड़ेगा, श्याम हैज़। क्लियर। अभी बताया कि दो नाउन दो प्रोनाउन, दो अगर प्रोनाउन है तो सिमिलर तरीके के प्रोनाउन में भी क्या होगा, सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव है तो पॉसेसिव, है ना। इस तरीके से दो चीज़ों के बीच हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों पॉसेसिव केस को बता रहा है, लेकिन एक जगह बता रहा है हैज़ से हैज़ को लिख करके, दूसरी जगह एपस्ट्रॉफी एस को लिख करके। तो दोनों जगह तो एपस्ट्रॉफी होना चाहिए और फिर दोनों जगह राम हैज़ और फिर श्याम हैज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर श्याम्स नहीं होगा, यहाँ पर श्याम हैज़ होगा। अब कहोगे कि क्यों नहीं सर, हम श्याम्स है यहाँ पर, तो राम हैज़ को हम कह सकते हैं कि राम्स, है ना, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि रूल यहाँ पर कह रहा है कि जो भी चेंज करना होगा वह देन और एज के बाद करना होगा। तो देन के बाद यहाँ पर श्याम्स है, तो श्याम्स में चेंजिंग आप ला सकते हो, इसके पहले राम हैज़ में चेंजिंग आप नहीं ला सकते। क्लियर बिल्कुल। तो यहाँ पर समझ गए कि राम हैज़ अ बिगर हाउस देन श्याम हैज़, ये करना पड़ेगा आपको। फिर देखो आगे, यहाँ पर बोला है कि आई वॉन्ट टू स्पीक फास्टर देन रीडिंग। अब क्या है भाई, यहाँ देखो कंपेयर किया जा रहा है बोलने और पढ़ने में, बोलने और पढ़ने में कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पर टू स्पीक है, यहाँ पर रीडिंग है, एक V4 है और एक आपका इन्फिनेटिव है, टू इन्फिनेटिव, है ना। अब क्या होगा, अब हम देखें कि चेंजिंग करना है तो आपको देन और एज के बाद करना है, टू स्पीक में चेंज नहीं कर सकते। मतलब रीडिंग को आप टू रीड कर सकते हो। बात समझ गए। मुझे उम्मीद है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ, कि आई वॉन्ट टू स्पीक फास्टर देन टू रीड, है ना, रीडिंग नहीं होगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। मतलब वर्ब के भी एक ही जैसे फॉर्मेट होना चाहिए। यहाँ पर टू स्पीक था तो आगे भी यहाँ पर टू स्पीक होगा, टू रीड होगा, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर किस तरीके से पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है कि आई एम बेटर अक्वेंटेड विथ द कंट्री दैन यू, मतलब तुम जितना इस कंट्री को जानते हो उससे अच्छा मैं जानता हूँ, ये कह रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान देना कि जब भी दो सब्जेक्टिव केस के बीच कंपेयर किया जा रहा होगा, है ना, जब भी कंपेयर किया जा रहा होगा। अब कहोगे कि सर यू जो है, यू
ये तो ऑब्जेक्टिव केस में भी आता है, तो हम क्यों ना कहें कि दो ऑब्जेक्टिव के बीच यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कंपेयर, तो नहीं। क्यों? क्योंकि देन के पहले जो है ना उसको मुख्य रूप से माना जाता है। तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो इसको यू को हम मानेंगे सब्जेक्टिव, ना कि ऑब्जेक्टिव। बात समझ रहे हो? क्योंकि यू का यू ही होता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। तो दो सब्जेक्टिव के बीच यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि देन के पहले आई जो है ये यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है। अब जरा ध्यान देना, जब भी सब्जेक्टिव केस के बीच कंपेयर किया जा रहा होगा तो उसके बाद सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। तो सब्जेक्टिव केस के बाद जो भी यहाँ पर इसके साथ जो भी उपयुक्त होगा ऑक्सिलियरी वर्ब है ना, उसको इस्तेमाल करना है। जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसका इस्तेमाल करना है। जैसे आई के साथ एम आया है तो यू के साथ आपको यहाँ पर आर लिखना पड़ेगा। तो ये नई बात हो सकती है आपके लिए, तो ध्यान देना, जब भी सब्जेक्टिव केस में आए कंपैरिजन तो वहाँ पर उसके साथ जो भी आएगा हेल्पिंग वर्ब उसको यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। तो क्या लिखोगे, आई एम बेटर एक्वेंटेड विथ द कंट्री दैन यू आर, है ना। तो यू के बाद यहाँ पर आर लिखना पड़ेगा, और एरर आपका डी में था, बैंक पीओ का क्वेश्चन था ये, है ना, ध्यान दोगे। तो जब भी यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में होगा इसके बाद जो भी यहाँ पर लगेगा, जैसे एम था प्रेजेंट में तो यू के बाद आर भी प्रेजेंट में यहाँ पर लगाना पड़ेगा। क्लियर? चलिए सर, एरर तो पता चल गया, डी में था। फिर यहाँ पर देखो, जैक हैज़ अ फार, ये कोई बड़ा सा एग्जाम में SCRA में पूछा गया है। देखो बोला जैक हैज़ अ फार मोर एक्सपेंसिव एंड लग्जूरियस अपार्टमेंट दैन जॉन्स। देखो जैक के साथ हैज़ आया है तो जॉन्स के साथ भी आपको क्या करना पड़ेगा, जॉन हैज़ लिखना पड़ेगा, है ना, जॉन हैज़ लिखना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि अपस्ट्रॉफी एस के साथ हम जैक के साथ अपस्ट्रॉफी एस नहीं लिख सकते, क्योंकि दैन के पहले हम नहीं करते चेंज करते हैं देन और एज के बाद, है ना। तो देन था यहाँ पर, देन के बाद जॉन्स था तो जॉन्स को हम लिखेंगे जॉन हैज़। तो क्या लिखना पड़ेगा, जैक हैज़ फार मोर एक्सपेंसिव एंड लग्जूरियस अपार्टमेंट देन जॉन हैज़। क्लियर? मुझे उम्मीद है आप यहाँ पर अच्छे से सीख पा रहे होगे। फिर आगे देखो क्या है, यहाँ पर 243 में बोल रहा है कि जब किसी नाउन को जोड़ना पड़े तो दैट, दोज और प्रेपोजिशन का ध्यान रखना। बात को समझो जरा, यहाँ पर इसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन आज के बाद आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। दैट कब इस्तेमाल होगा, जब वहाँ पर सिंगुलर नाउन का कंपैरिजन किया जा रहा होगा। दोज कब, जब प्लूरल का हो कंपैरिजन। प्रेपोजिशन, जो भी प्रेपोजिशन देन और एज के पहले आया होगा वही देन और एज के बाद आएगा। तो इस प्रेपोजिशन को ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि द पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया, है ना, वर मोर सिविलाइज्ड देन एंशिएंट यूरोप। तो एंशिएंट यूरोप से कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है एंशिएंट इंडिया का, एंशिएंट इंडिया के लोगों का कंपैरिजन किया जा रहा है एंशिएंट यूरोप का, यूरोप के पीपल से, है ना। तो यहाँ पर पीपल जो है एंशिएंट यूरोप का, ये तो इसके साथ मेंशन नहीं है। तो इस तरीके से जब भी आपको ऑफ से लिखा हुआ जब भी मिल जाए, या फिर पसेसिव केस का कोई वैसा होगा, है ना, पसेसिव केस का वैसा कोई भी होगा, तो वहाँ पर दैट ऑफ और दोज ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। अगर यहाँ पर ऑफ हो या फिर कोई भी पसेसिव केस का हो, ध्यान रखोगे कि यहाँ पर अगर आप दैट ऑफ लिख दिए या फिर दोज ऑफ लिख दिए तो वहाँ पर पीपल जो है वो अंडरस्टूड हो जाता है। तो यहाँ पर इसको कैसे इंप्रूव करेंगे, यहाँ पर एरर आपका सी में है। कैसे? क्योंकि यूरोप से हम इंडिया का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम किसका कंपैरिजन कर रहे हैं। अच्छा, पेन मेरा चलना बंद हो गया है, एक सेकेंड। चलो कुछ नहीं, बिना लिखे अभी काम चला सकते हैं। टूट गया है मेरा पेन, काफ़ी पुराना था। चलो ठीक है, यहाँ पर ये जो एंशिएंट यूरोप है ये एंशिएंट इंडिया से कंपेयर यहाँ पर नहीं किया गया है ना। यहाँ पर एंशिएंट इंडिया के लोगों का कंपैरिजन किया गया है एंशिएंट यूरोप के लोगों से। तो यहाँ पर अगर आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा तो लिखना पड़ेगा द पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया वर मोर सिविलाइज्ड दैन दोज ऑफ एंशिएंट यूरोप। तो दोज ऑफ का यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा, पीपल ऑफ है ना, तो यहाँ पर दोज ऑफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। तो दोज ऑफ एंशिएंट यूरोप लिखना पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक? तो सी में यहाँ पर क्या था, एरर था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर बोला है कि इंडियाज जीडीपी इज मोस्ट लाइकली टू ग्रो एट 6% हायर देन दोज ऑफ द यूएस। कहोगे सर दोज ऑफ का तो इस्तेमाल हो गया है, और अभी आप बताए थे कि एपस्ट्रॉफी के साथ या फिर कोई भी पसेसिव केस के साथ आए तो उसके साथ दैट ऑफ और दोज ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल सही होना चाहिए, लेकिन फिर भी गलत है। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो जीडीपी है ये क्या है, सिंगुलर नाउन है ना। देख रहे हो, जीडीपी मतलब यहाँ पर प्लूरल नाउन नहीं है।
तो प्लूरल नहीं है तो दोज ऑफ का इस्तेमाल कैसे करोगे, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा दैट ऑफ द यूएस, है ना, दोज का नहीं दैट होगा क्योंकि सिंगुलर था। चलिए ये भी क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। मतलब ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है अगर यहाँ नाउन के बाद तब, और यहाँ पर कोई भी पॉसेसिव केस का होगा तब, है ना, क्या लिखना पड़ेगा, दैट ऑफ और दोज ऑफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर भी दोज ऑफ था और यहाँ पर दैट ऑफ, क्यों, क्योंकि दैट ऑफ यहाँ पर सिंगुलर जीडीपी के लिए आया है और यहाँ पर एंशिएंट यूरोप से पहले दोज ऑफ इसलिए क्योंकि वहाँ पर पीपल प्लूरल के लिए आया है। क्लियर हो, ये सब क्लियर है मुझे उम्मीद है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंपेयर किया गया कि द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद इज़ बेटर देन चेन्नई। भाई क्लाइमेट को हम कैसे कर सकते हैं किसी शहर से, हमको क्लाइमेट से क्लाइमेट को कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हैदराबाद के क्लाइमेट को किया गया है चेन्नई के क्लाइमेट से, तो क्या लिखोगे, द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद इज़ बेटर देन दैट ऑफ चेन्नई, है ना, तो चेन्नई के पहले आपको लिखना पड़ेगा दैट ऑफ चेन्नई। क्लियर, तो द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद इज़ बेटर देन दैट ऑफ चेन्नई, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सी में एरर था आपका। ठीक है, अब जरा देखो, अच्छा कई लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है, इसके ऊपर मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बना चुका हूँ बहुत पहले ही कि कॉमन एरर को सॉल्व करने से पहले आपको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, है ना, इस पर एक स्पेशल वीडियो है, आप सर्च करना किसी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। लोग कहते हैं कि सर इसमें हम बी में एरर क्यों ना माने, सी में क्यों मानेंगे, जबकि एसएससी का क्वेश्चन है कि दैन के बाद भी तो हम पुट कर सकते हैं दैट ऑफ चेन्नई, बात समझ रहे हो, दैट ऑफ तो वहाँ भी लिखेंगे फिर भी सही हो जाएगा। तो इस पर मैं बता चुका हूँ कि देखो जो भी एक सीक्वेंस होता है, ग्रामर का जो एक पैटर्न होता है उसमें हम स्प्लिट नहीं कर सकते। जैसे बेटर के देन दैट, बेटर के साथ दैन आया है तो ये दोनों को हम स्प्लिट नहीं कर सकते थे, मतलब एक पार्ट में बेटर को दूसरे पार्ट में दैन को नहीं रख सकते, बात समझ रहे हो। इसी तरीके से यहाँ पर दैट ऑफ का जो इस्तेमाल करेंगे वो दैट ऑफ चेन्नई से रिलेटेड है, वो दैन से रिलेटेड नहीं है, समझ पा रहे हो। कुछ लोग तो जरूर समझ रहे होंगे, कुछ लोग क्या बहुत सारे लोग मतलब जो काफ़ी दिनों से कॉमन एरर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं समझ रहे होंगे कि यहाँ पर क्या कैच है कि दैट ऑफ का इस्तेमाल हम दैन के बाद भी कर सकते थे, लेकिन इसको हम बी में एरर क्यों नहीं माने, यहाँ पर सी में क्यों माने, क्योंकि जो दैट ऑफ है ना वो दैन से रिलेटेड नहीं है, वो फ्रेज बना रहा है आपका चेन्नई के साथ, तो चेन्नई में आपको एरर फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर दैट ऑफ चेन्नई होगा ना कि बेटर देन दैट ऑफ, है ना, समझ रहे हो बात को। तो दैट ऑफ फ्रेज को हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट नहीं कर सकते, और वो चेन्नई से रिलेटेड है ना कि दैन से, इसलिए दैन के साथ हम एरर नहीं लिखे, चेन्नई के साथ लिखे। अब डिटेल में उस वीडियो को देख लेना, उसमें बहुत सारे मैं क्लू बताया हूँ कि किस तरीके से लोग कन्फ्यूज़ करते हैं एग्जाम में और किस तरीके से क्वेश्चन कई बार गलत करके आते हैं। क्लियर, और फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया इज स्टिल लोअर दैन मोस्ट ऑफ द अदर डेवलप्ड कंट्रीज। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंपेयर किया गया है, वो किसके बीच कंपेयर किया गया है, इस चीज़ को आपको कैच करना है। लिविंग इन इंडिया मतलब जीविकोपार्जन जो है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है इंडिया का, उससे यहाँ पर कंपेयर किया गया है अदर डेवलप्ड कंट्री से। यहाँ पर इंडिया और डेवलप्ड कंट्री से नहीं किया गया है, यहाँ पर लिविंग इन इंडिया और अदर कंट्रीज़ के जो लिविंग स्टैंडर्ड है उससे कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दोगे कि कंपेयर किया गया है लिविंग इन इंडिया से और लिविंग इन अदर डेवलप्ड कंट्रीज़, इससे किया गया है। तो क्या करोगे, दैन के बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, दैट ऑफ, है ना, दैट ऑफ क्यों, क्योंकि लिविंग जो है ये आपका सिंगुलर है, लिविंग से नहीं है, इस तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो दैन के बाद आपको दैट ऑफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन दैट ऑफ नहीं कर सकते, क्यों, यहाँ पर दैट इन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोला था कि यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, प्रेपोजिशन का, कि प्रेपोजिशन दैट ऑफ लगाएं या फिर दैन ऑफ, है ना, दैट इन लगाएं या फिर दैट ऑफ लगाएं। तो यहाँ पर दैट इन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिविंग इन इंडिया इज स्टिल लोअर दैन दैट इन मोस्ट ऑफ द अदर डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि अदर डेवलप्ड कंट्रीज में क्या लिविंग स्टैंडर्ड है, में, है ना, क्या लिविंग है, तो लिविंग इन होगा, समझ रहे हो। यहाँ पर स्टैंडर्ड को नहीं किया गया, स्टैंडर्ड ऑफ को नहीं किया गया जो दैट ऑफ लिखेंगे वहाँ पर, यहाँ पर लिविंग के साथ किया गया है, वहाँ के रहन सहन के बारे में यहाँ के रहन सहन से कंपेयर किया गया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एरर तो आप इस चीज़ में फाइंड आउट कर लेते, लेकिन अगर कोई पूछता कि यहाँ पर क्या एरर है, क्या यहाँ पर लिखोगे, दैट ऑफ लिखोगे या फिर दैट इन लिखोगे, तो आपको दैट इन लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिविंग इन से कंपेयर किया गया, वहाँ के रहन सहन इंडिया के रहन सहन से कंपेयर किया गया है ना। तो इन होगा दैट इन
दैन दैट इन मोस्ट ऑफ द अदर डेवलप्ड कंट्रीज। तो मुझे उम्मीद है कि सी पार्ट में एरर है, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो यही रूल यहाँ पर कह रहा था कि जब भी किसी नाउन को जोड़ना पड़े, जैसे क्या क्या यहाँ पर जोड़े हम, यहाँ पर जो भी चीज़ यहाँ पर जोड़ रहे थे, दैट ऑफ दैट इन है ना, वो सब जोड़ रहे थे, उसको ध्यान देना पड़ा कि दैट होगा या फिर दोज होगा। प्लूरल के केस में दोज देख रहे थे और दैट जो है वो सिंगुलर के केस में देख रहे थे। प्रीपोजिशन किस तरीके से वहाँ पर ऑफ आता है, इन आता है, इस चीज़ को भी हम देख लिए। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है 244 में यहाँ पर कह रहा है कि कंपैरेटिव एक्सप्रेशन के पहले, मतलब कंपैरेटिव डिग्रीज के पहले। अच्छा देखो, अभी तक तो हम लोग सब आज के लेक्चर में सब कुछ आसान आसान वाले चीज़ को देखे, तो दो मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज़ को देता हूँ। इसको तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ो और फिर इसको लिख करके प्रैक्टिस करो और फिर जैसे करो, क्योंकि थोड़ा सा टफ पड़ेगा, थोड़ा सा ये रटने वाली चीज़ है ना, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो क्या है ये, यहाँ पर बोल रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले मच, मेनी, फार, वेरी, मच, अलॉट, रादर, एनी, नो, अ लिटल, अ बीट तथा इवन का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब उसको एम्फेसाइज करने के लिए, उस कंपैरेटिव एक्सप्रेशन को एम्फेसाइज करने के लिए, उस पर जोर डालने के लिए ये सारे शब्दों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। समझ रहे हो, मच, मेनी, फार, वेरी, मच, अलॉट, रादर, एनी, नो, अ लिटल, अ बीट, इवन। ध्यान देना यहाँ पर लिटल और बीट नहीं है, सिर्फ लिटल रहा और सिर्फ बीट रहा कंपैरेटिव डिग्री के पहले, वो गलत हो जाएगा। वहाँ पर अ लिटल लिखना पड़ेगा, अ बीट लिखना पड़ेगा। तो ये थोड़े से ऐसे वर्ड हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कंपैरेटिव एक्सप्रेशन के पहले ये सारे वर्ड अगर आपको देखने को मिल जाते हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ मिसिंग है तो गलत हो जाएगा। जैसे लिटल रहेगा फिर बीट रहेगा सिर्फ, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हम पढ़े थे वहाँ पर अ लिटल, अ बीट, अ लॉट। समझ रहे बात को। अच्छा, पहले तरीके से इस तरीके से पूछेगा कि यहाँ से अ हटा देगा, बीट से पहले ए हटा देगा, है ना, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे भी, कि परंतु यदि उस कंपैरेटिव के बाद कोई नाउन आया हुआ हो, है ना, उस कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर कोई नाउन आया हुआ है तो उस कंपैरेटिव के पहले कभी भी हम एनी, नो, अ बीट, अ लॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें से सारे नहीं है, ध्यान देना यहाँ पर, इसमें से सारे नहीं है। पहला तो है अ बीट, अ लॉट, अ लिटल, ये सब का हम इस्तेमाल, अ लिटल नहीं है ना, वही चीज़ तो आपको ध्यान में रखना है। ये चीज़ मैं भी जल्दी याद नहीं कर पाता हूँ, है ना, तो कुछ अपने मेमोरी से और जो भी मेरे नोट्स हैं उससे मैं देख करके आपको क्या करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। तो ध्यान देना, एनी, नो, अ बीट, अ लॉट, चार ही है कि जब भी उस कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर कोई नाउन आया हुआ है ना, और उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले अगर ये सारे चार वर्ड देख लिए तो समझ जाना कि वो गलत है। इसका इस्तेमाल हम उसके पहले नहीं कर सकते। कब? जब उस कंपैरेटिव डिग्री के बाद कोई नाउन आया हुआ है। जैसे अभी देखते हैं एग्जांपल्स में, यहाँ पर बोल रहा है कि हीज कंडीशन इज मच बेटर टुडे। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखना यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है इम्प्लाइड कंपैरिजन का। कोई समझ पा रहा है कि इम्प्लाइड कंपैरिजन क्यों है? क्योंकि यहाँ कंपैरिजन जो किया जा रहा है ये बेटर कहा जा रहा है, लेकिन किसका कंडीशन? उसी व्यक्ति का कंडीशन, है ना। आज से कंपेयर किया गया है नहीं, जितने दिन है उसके उससे कंपेयर किया गया है इनडायरेक्टली, बिना उस वर्ड को मेंशन किए हुए, क्योंकि कोई किसी का कंडीशन जो है वो बिल्कुल ही धीरे धीरे सुधार हो रहा है ना, तो बहुत सारे दिनों में सुधार हो रहा होगा, कोई एक दिन में तो नहीं। तो आज का कंपेयर किया गया है बाकी दिनों से इनडायरेक्टली, बिना बताए, तो यहाँ पर इम्प्लाइड कंपेरिजन है, तो यहाँ पर बेटर का इस्तेमाल किया गया है ना। बेटर का इस्तेमाल किया गया मतलब दो लोगों के बीच हम बेटर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब पिछले दिन से कंपेयर किया गया होगा, है ना। अगर बाकी दिनों से नहीं तो पिछले दिनों से, पिछले दिन से, है ना। तो यहाँ पर समझ पा रहे हो कि इम्प्लाइड कंपैरिजन भी है। दूसरी बात कि यहाँ पर मच का इस्तेमाल किया गया है बेटर से, फार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं बेटर से पहले, अलॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं बेटर से पहले। लेकिन ये कब है ऐसा, कब है ऐसा, यहाँ पर जरा देखते हैं, आगे देखते हैं। पहले यहाँ पर है कि ही वॉज लिटिल मोर अग्रेसिव इन हिज स्पीच। अब यहाँ पर देखो, मोर अग्रेसिव है ना, मोर अग्रेसिव है, इसके पहले लिटिल का इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, यहाँ पर अ लिटिल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो ये सारे वर्ड हैं, अ लिटिल, अ बीट, अ लॉट, ये सब है ना। सिर्फ बीट, सिर्फ लॉट और सिर्फ लिटिल रहा तो समझो कि गलत हो जाएगा किसी कंपैरेटिव डिग्री के पहले, है ना। अब फिर आगे का रूल जो कह रहा है कि अगर उस कंपैरेटिव डिग्री के बाद कोई नाउन आया है तो उसके पहले हम इन चारों वर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर आगे है, यहाँ पर बोला देयर आरंट एनी बिगर शॉप्स
ऑफ फॉरेन ब्रांड वॉचेस इन द टाउन। अब यहाँ पर क्या बोला है देखो, बिगर है, कंपैरेटिव डिग्री है, इसके बाद क्या है, शॉप्स। शॉप्स क्या है भाई, एक नाउन है ना। अगर नाउन है तो इसके पहले यहाँ पर देखो एनी का प्रयोग हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। कि अभी अभी पढ़े कि एनी का प्रयोग, नो का प्रयोग, अ बीट का प्रयोग और अ लॉट का प्रयोग, ये चारों का प्रयोग हम नहीं कर सकते, है ना। तो एनी का प्रयोग यहाँ पर गलत है, जो कि पढ़ने में बिल्कुल ही अच्छा लग रहा है और स्मूथ लग रहा है कि देयर आरंट एनी बिगर शॉप्स ऑफ फॉरेन ब्रांड वॉचेस इन द टाउन। वैसे भी एनी का प्रयोग जो होता है वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर शॉप्स जो है ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर हम एनी का इस्तेमाल ना करके मेनी का करेंगे। पहला तो इसके पीछे का लॉजिक ये था। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या सीखोगे आप, देखो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा दिमाग आपका खुलेगा। क्या खुलेगा कि कह सकते हो कि सर यहाँ पर शॉप्स की जगह पर सिर्फ शॉप आता, है ना, सिंगुलर में आता, तो क्या एनी का प्रयोग गलत हो जाता? तो हाँ भाई, फिर भी गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि रूल में तो पढ़ चुके हैं कि बिगर के पहले यानी कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम एनी का, अलॉट का, है ना, ये सब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कब? जब इसके बाद कोई नाउन आया है, तो चाहे वो सिंगुलर में हो या फिर प्लूरल में हो, इसके पहले हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो कहोगे सर शॉप के लिए मतलब सिंगुलर के लिए तो एनी का प्रयोग कर सकते हैं, फिर भी यहाँ गलत क्यों होगा? क्योंकि भाई दिमाग लगाने वाली बात है। बिगर का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब क्या है? बिगर का इस्तेमाल हुआ है मतलब कंपैरिजन का इस्तेमाल हुआ है। क्लियर? अगर यहाँ पर कंपैरिजन का इस्तेमाल हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ है, तो क्या किसी एक चीज़ के लिए हम कंपेयर करते हैं? नहीं, एक से अधिक चीज़ें को का होना वहाँ पर ज़रूरी है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर शॉप नहीं होगा, शॉप्स होगा। क्लियर है? तो इस शॉप यहाँ पर लिखते तो गलत हो जाता है, क्योंकि बिगर का इस्तेमाल फिर कैसे कर देंगे? किसी सिंगुलर किसी एक ही चीज़ के लिए तो हम नहीं कंपेयर करते किसी को, है ना, खुद का खुद के साथ। समझ रहे बात को? इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, खुद के साथ वाली बात जो मैं बताया पिछले जो मैं एडजेक्टिव पढ़ाया था उसमें बता चुका हूँ, आगे भी बताऊँगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर बिगर के बाद शॉप्स आया है, जो कि नाउन है, इसलिए इसके पहले एनी का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है? और यहाँ पर शॉप भी नहीं हो सकता, सिंगुलर में भी यहाँ पर लिखना अगर चाहें कि शॉप्स की जगह पर शॉप लिख दें तो भी गलत हो जाएगा आपका, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं, उसके लिए मिनिमम 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है, इस चीज़ को भी याद रख लेना कि सुपरलेटिव को मॉडिफाई करने के लिए, जैसे इसके पहले था कंपैरेटिव डिग्री को मॉडिफाई करने के लिए किसका किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर यहाँ पर सुपरलेटिव को मॉडिफाई करने के लिए उसके पहले मच, बाय फार, क्वाइट, इजीली, प्रैक्टिकली, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ध्यान देना, याद रखने वाली चीज़ है, इसमें से कुछ भी एक्स्ट्रा और कुछ भी कम आपको नहीं याद रखना है। ठीक है? बस इतना ही याद रखो, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है, मेंस के एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर क्या है कि मच है, बाय फार है, क्वाइट है, इजीली है, प्रैक्टिकली है। 2-4 बार पढ़ोगे तो वो ध्यान में आ सकता है ना। और अगर आपको टफ लग रहा है तो इसको आप छोड़ करके भी चल सकते हो, क्योंकि इसके बेस्ट पर बहुत कम क्वेश्चन मैं देखा हूँ। अब फिर ना के बराबर क्वेश्चन देखने को मिला है, लेकिन कॉन्सेप्ट है ग्रामर में, तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ इसको, क्योंकि हो सकता है जिस तरीके से पैटर्न चेंज कर रहा है एसएससी सीजीएल वगैरह में, मुझे लगता है आने वाले में दिनों में अगर सारे एग्जाम में ऐसे ही पैटर्न चेंज किया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए, तो इतना समझ जाना कि वो क्वेश्चन का लेवल कम नहीं रहने वाला है, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही टफ होगा, है ना। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है समझो कि उतना आसान कर रहा है, और अगर कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस को रिड्यूस किया जा रहा है, तो डेफिनेटली भाई वो टफ करेगा एग्जाम को। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला है कि सुपरलेटिव डिग्री को मॉडिफाई करने के लिए या फिर उसको बढ़ा चढ़ा करके बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाय फार का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके पहले क्वाइट का, इजिली का, प्रैक्टिकली का। ध्यान रखोगे 5 है यहाँ पर, मच, क्वाइट, इजिली, प्रैक्टिकली और बाय फार, है ना, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बोला है ही इज़ द बेस्ट टीचर आई हैव एवर सीन, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन द बेस्ट को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पर बाय फार, एक तरह से एडवर्ब का काम कर रहा है। क्लियर? तो ही इज़ बाय फार द बेस्ट टीचर आई हैव एवर सीन, तो इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं द बेस्ट को बाय फार का इस्तेमाल करके। फिर है दिस इज़ द बेस्ट फिल्म रिलीज दिस ईयर, मतलब इस साल जो भी फिल्म रिलीज हुए उसमें से ये बेस्ट है ना। अब द बेस्ट को हम क्वालिफाई कर सकते हैं क्वाइट वर्ड का इस्तेमाल करके। क्लियर? तो ये सारे शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है एक सुपरलेटिव डिग्री को मॉडिफाई करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज आप अच्छे तरीके से सीख पाए, है ना, सारे रूल्स आप सीख पाए होंगे। और डिग्री ऑफ कंपैरिजन अभी कुछ दिन और चलेगा, है ना, बचपन वाला चला गया, गुड, बेटर, बेस्ट तक हम लोग लिमिट रखते थे, है ना, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, है ना, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो इन चीज़ों में हम लोग लिमिट रख देते थे बचपन में, लेकिन अब बचपन की कहानी गई और अभी आप ग्रेजुएट लेवल की चीज़ों को पढ़ रहे हो
और थोड़ा सा एडवांस चीज़ों को पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो चलिए इस वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक करना, शेयर करना और कोशिश करना कि लाइक शेयर करो या ना करो, लेकिन आपको सीखने चाहिए चीज़ों को। और हमेशा कहता हूँ कि रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। रिवाइज नहीं करोगे भाई कुछ भी नहीं सीखोगे, सोच लो इस चीज़ को, है ना। तो आपको बार बार रिवीजन करना है, चाहे टास्क के थ्रू, टेस्ट के थ्रू जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ, या फिर वीडियो को बार बार देख करके आप कर सकते हो। नोट्स बनाने की ज़रूरत तो मुझे नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि भाई सारा PDF वगैरह तो मैं प्रोवाइड करा ही देता हूँ पर्सनल गाइडेंस स्टूडेंट को। अगर आप पर्सनल गाइडेंस में ज्वाइनिंग नहीं लिए हो तो आप क्या कर सकते हो, आप इसका नोट्स बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स बना लेना, पूरा डिटेल में नोट्स बनाना ज़रूरत नहीं है इसका, है ना। ठीक है, शॉर्ट में बना सकते हो ताकि रिवीजन में आपको काम आए। पता चला कि पूरा PDF ही लिखे जा रहे हो तो आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपका टाइम जा रहा है उसमें, है ना। तो टाइम लगाने वाला आपको नहीं देना है। आपको क्या करना है, मतलब 20% टाइम लगा करके 80% चीज़ों को सीखना है। ऐसा नहीं कि 80% टाइम लगा करके हम सिर्फ 20% सीख पा रहे हैं, तो वो गलत है ना, वो टाइम वेस्ट है। और अगर कम टाइम में आपको कोई एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बनाना ही पड़ेगा, और नहीं बनाते तो PDF से भी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बहुत कुछ सीखे आज, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।